नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय की आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर आई है आजम खां के बारे में, कोर्ट ने उन्हें स्टे देने से इनकार कर दिया है। अभी ये खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्हें हेट स्पीच में दोषी करार दिया गया था और उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी, जिस पर उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से कहा कि आज आप इनकी सुनवाई कर दीजिए। आज सुनवाई हुई और अभी फैसला आ गया है कि आजम खां को स्टे नहीं मिला है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो स्टे इस बात पर नहीं मिला कि जो निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा दी, उस पर स्टे नहीं मिला। अब सवाल यह भी उठता है कि जब इस पर स्टे नहीं मिला है तो क्या अब उन्हें जमानत के लिए भी अलग से एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी समय दिया गया है और उसके बाद देखना है कि उनको कितनी राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार आजम खां की जो विधायकी थी वो चली गई और अब उस पर कोर्ट ने भी स्टे न दे करके अपनी मोहर लगा दी है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से ही है। मैनपुरी जो मुलायम का गढ़ माना जाता है, जहां की विरासत अब डिंपल यादव को सौंप दी गई है, उस विरासत को अब मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव संभालेंगी। मतलब सीधा कि समाजवादी पार्टी ने आज उन्हें मैनपुरी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। डिंपल यादव की जब प्रत्याशिता घोषित हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे पहले रिएक्शन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, कार्यकर्ताओं से सिर्फ जिंदाबाद बुलवाने का काम सपा करती है और अगर देखा जाए तो जब टिकट देने की बात आती है तो कुनबे के लोग ही सामने आते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आजमगढ़ में जिस तरीके से धर्मेंद्र को टिकट दिया गया, अब डिंपल को दे दिया गया, लेकिन मैनपुरी में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और हम ये सीट जीतेंगे। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक टारगेट बनाया है, उसमें जहां उनको आजमगढ़ और रामपुर में सफलता मिल चुकी है, वहीं अब उनकी निगाह में नंबर 1 पर मैनपुरी है, जिसकी कमान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के हाथों में है। हालांकि संभल भी है, मुरादाबाद भी है और सीटें हैं जो गढ़ मानी जाती सपा की। अब कहते हैं गढ़ को तोड़ना है, लेकिन जब डिंपल यादव का नाम आया तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक सवाल निशान खड़ा हो गया। वहाँ पर शाक्य का वोट बैंक है और उसी आधार पर उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष को भी शाक्य को ही बना दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आई है सामने, जो मैं अभी सुन रहा था, शिवपाल यादव वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए। आज शिवपाल उन्नाव में थे, बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि डिंपल को टिकट दे दिया गया मैनपुरी से, तो शिवपाल तो पहले इधर उधर करते हुए बोले मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बहुत कुछ कहा गया तो फिर बोले ठीक है, 2-4 दिन में देखेंगे, फिर हम लखनऊ में आप लोगों को सब बताएंगे। बहरहाल वो भी असमंजस में हो गए। हमने उनके समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि हमने निकाय चुनाव के लिए सभी जिला इकाइयों को आदेश कर दिया है और सब लोग नगर
निगम के चुनाव में लगेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि उन्होंने भी आज खुल करके कुछ नहीं बोला। कारण क्या था? कारण ये था कि इस सीट के लिए 3 दावेदार थे। नंबर 1 पर धर्मेंद्र यादव भी थे। तेज प्रताप का तो नाम ऐसे चल रहा था कि जिसे उनको टिकट मिल ही गया। और तीसरे नंबर पर धीमे धीमे जो स्वर बढ़ा रहे थे वो शिवपाल बढ़ा रहे थे। हालांकि गोरखपुर में हाल में जो शिवपाल ने बयान दिया उससे लगा कि नहीं नहीं अब दूरियां हो गई हैं। और मुलायम सिंह के महाप्रयाण के बाद जिस तरीके के बयान शिवपाल के आए थे, अखिलेश का सान्निध्य था, लगा कि चलो अब परिवार में एक आएगी। लेकिन अब दूरगामी परिणाम होंगे और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैनपुरी की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। दोनों ही बड़े राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं धर्म प्रकाश जी गुप्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी तरीके से हमारे दूसरे समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर नितेन भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जरा रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा नितिन भाई, आजम खां को कोर्ट से स्टे नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो न्यायालय का मामला है वर्मा जी। न्यायालय अपनी निर्णय को अपने नज़रिए से देखता है। ये न्यायालय के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये सच है कि इस मामले में सरकार की ओर से बहुत जल्दबाजी की गई। जिस तरीके से सजा का ऐलान होता है और उसके तुरंत बाद आनन फानन में सदस्यता रद्द करने की जो जल्दबाजी की गई वो ठीक नहीं थी। और इसके को लेकर के वो उच्च न्यायालय में गए और जिस तरीके का निर्देश हुआ है, अब ये ठीक है कि आगे कोर्ट क्या फैसला करेगी, वो सजा के बाद अपील पे जाएंगे, अब जमानत होगी। लेकिन जो सदस्यता रद्द करने की जल्दबाजी थी, यह कुछ ज्यादा जल्दी थी, इस पर इंतजार करना चाहिए था। लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय का फैसला और सरकार का फैसला है, अब जो फैसला है तो कहावत कही जाती है कि सम्राट को नहीं दोष गुसाई। ठीक बात, लेकिन ये तो बात हम मान ही सकते हैं कि निचली अदालत का जो फैसला आया है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखी जिसमें जिला कोर्ट जो है स्टे कर देता है। इसके मानने की बहुत पुख्ता फैसला आया है निचली अदालत से। नहीं, मैंने कहा कि अदालत का फैसला है तो फैसला तो माननीय न्यायालय का है, उसमें जो फैसला हो गया। अब उसकी कॉपी तो आगे वो उच्च न्यायालयों में जचेगी। वो निचली अदालत तो और सत्र न्यायाधीश तो लगभग बराबर की रेंज होती है। वो तो एक अपील का पावर है। आप नहीं स्टे हुआ तो आगे जाएंगे। चलिए, लेकिन जो जल्द सदस्यता रद्द करने का मामला था उस पर और चुनाव की को जिस तरीके से घोषणा होनी थी, तो वो भी बहुत जल्दबाजी में, इतनी कम समय में चुनाव आयोग को। लेकिन ठीक है, अब मैंने कहा कि सम्राट को नहीं दोष गुसाएं। चलिए, सरकार और आयोग कोर्ट का जो निर्णय आया, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोर्ट के निर्णय को मैं संविधान के अनुच्छेद 13 की दृष्टि से बहुत अप्रिशिएट करूंगा। ठीक बात, क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ है कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनके ही रूल्स प्रिवेल करेंगे, उसमें कोर्टों को या बाकी सरकार को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक स्पष्ट फैसला आया कि हेट स्पीच को दोषी पाया गया और उनको 2 वर्ष की सजा दी गई। 2 वर्ष की सजा का सीधा प्रावधान है विधानसभा के रूल्स में कि जिनकी 2 साल से ज्यादा की या 2 साल तक की सजा है उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब जो कुछ भी आजम खान जी को करना है तो वो अपने जो उनको सजा हुई उसके खिलाफ वो करें, इसको रोक दिया जाए, हमें तब तक बने रहने दिया जाए, सदन में जाने दिया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी जैसा नितिन भाई ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि न्यायपालिका पर हम टिप्पणी करने के लिए सक्षम भी नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन धर्मप्रकाश जी, भाजपा की एक छप बन रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से विपक्ष को खत्म करो, कोई भी टेक्निक अपनाओ
अपना विधायक हो, 2 महीने पहले सजा पाए हो, उसको रहने दो। लेकिन अगर सपा का है तुरंत उसको ले लो लाइन पर और उसकी सदस्यता खत्म कर दो। इसी तरीके से अब तो सपा के विधायक बड़े परेशान दिख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि पता नहीं किस दिन हमको भी सजा हो जाए, हम भी बाहर कर दिए जाए। तो कहते हैं ये एक छवि बनती चली आ रही है सरकार की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जो हमको दोषी पकड़ने के लिए गुंजाइश हो जाए। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अब जिस तरफ आपका इशारा है उसमें भी न्यायपालिका इन्वॉल्व है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भय तो जब होता है कि मेरी बारी कब आ जाए, ये तो भय की बात है ना, कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। वर्मा जी, यहाँ मैं टोकना चाहूंगा हाँ, आपको। देखिए, आपकी वो बात ठीक है कि हम ऐसा क्यों करें। हाँ, ठीक कि हम दोस्तों होने की अनुमत है, वहां तक तो ठीक है, आचरण का विषय। लेकिन जो आपने प्रश्न किया सरकार की तरफ से कि एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता है, उसको 2 महीने पहले सजा हो जाती है और उसकी तरफ उसकी सदस्यता रद्द करने पर विचार तक नहीं किया जाता है। वो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक को आज सजा होती है, 2 दिन बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद जब विपक्ष आवाज उठाता है, बाकायदा लेटर लिखता है और लेटर लिख करके जब मीडिया में चारों तरफ बवाल हो जाता है कि नहीं आजम खां की हो गई, विक्रम सैनी क्यों नहीं होगी, तब कहीं जाकर संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद में विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की जाती। इसको पक्षपात कहा जाता है। और सवाल आपका मुझे लगता है इसी संदर्भ में था, और जिस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथी बच रहे हैं, मुझे लगता है इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि ये पक्षपात पूर्ण है। चूंकि सरकार तो सरकार होती है और वो सबकी होती है। फिर वहां दलगत राजनीति और द्वेष भावना से क्यों निर्णय लिए जाते हैं? पार्टी तो करती है, लेकिन सरकार होने के बाद तो फिर वो जनता की सरकार हो जाती है। तो वहां पर सदन के अंदर भी अगर इस तरीके के भेदभाव होंगे तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आने वाला समय जो है, ये सामाजिक समरसता की जो बात की जाती है, आपसी भाईचारे की बात, ये कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है और ये जो आने वाले समय और पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म प्रकाश जी यही बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी तो सदस्यता आप दूसरे दिन खत्म कर देते हैं, विक्रम सैनी की नहीं करते हैं। तो ये चुन करके काम क्यों हो रहा है? ये तो उचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट इससे आपको लगता नहीं ये सरकार की जो छवि है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि सरकार की छवि पर चिन्ह लग रहे हैं काफी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, हमने उस पर एक्शन ले लिया। अगर कोई कहीं पर लैप्स हुआ है तो सामने है। उसमें कोई बचने की या उस पर आर्गुमेंट करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। अंततोगत्वा सत्यमेव जयते, सही जीता। विक्रम सैनी के ऊपर भी एक्शन हुआ। ठीक बात है। अब जरा नितिन भाई ये बताइए कि आज आपने बड़े जब आनन फानन में या एकदम आपने डिम्पल यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या पीछे इसके धारणा रही है? क्योंकि कल तक तेज प्रताप का नाम चल रहा, धर्मेंद्र का भी चल रहा था, शिवपाल भी थे। क्या कुछ, अगर मैं अच्छा पहले आप ही से पूछ लेता हूं कि इसके पीछे क्या आधार था? ऐसा है वर्मा जी, आनंद फानन का कोई फैसला नहीं हुआ जी। देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया। ठीक। और 17 तारीख नॉमिनेशन की अंतिम डेट अंतिम है। तिथि। और आज 10 तारीख हो गई, तो स्वाभाविक रूप आज ही से नामांकन और दाखिल आज हुआ। से नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों को अपने निर्णय लेने होते हैं और इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। चर्चा तो इसलिए नेताजी के परिनिर्वाण के बाद, चूंकि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सीट खाली होगी तो उस पर चुनाव भी होना है, और पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर चर्चा हुई और एक सार्वजनिक रूप से। और ये जैसा कि अभी आप शिवपाल जी का भी जिक्र कर रहे थे, शिवपाल जी ने भी उस दिन मंच में माइक पकड़ के, जब जनता का उन्माद बहुत ज्यादा था, नेताजी की ये डेड बॉडी मंच पर रखी थी, तो शिवपाल जी ने स्वयं मंच संभाला था और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने का श्वासन देते हुए कहा था कि हम सब लोगों को, मैं नेताजी के रूप में अखिलेश यादव जी दिखाई पड़ रहे हैं और हम सब लोग नेताजी को अखिलेश जी के रूप में देखेंगे।
और यही अंतिम फैसला भी परिवार में भी हुआ और पार्टी में हुआ कि नेताजी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी चूंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को ही लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। फिर फैसला आया कि नहीं, अभी चूंकि एक लोकसभा से वो इस्तीफा दे करके और नेता विरोधी दल बने, उत्तर प्रदेश की चूंकि राजनीति में उनको सदन के अंदर मजबूती से अपने विचारों को रखना है। तो फिर दूसरा फैसला हुआ कि नहीं, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो सर्वमान्य रूप से और सर्वसम्मत से सब लोग डिंपल यादव जी को स्वीकार करते हैं, तो डिंपल जी को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो ये परिवार का और पार्टी का संयुक्त फैसला है, ये किसी एक व्यक्ति का फैसला है। सर्वसम्मत से डिंपल जी को प्रत्याशी बनाया गया। इसमें कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, पार्टी में भी उत्साह है, और वहां परिवार के अंदर भी ऐसा कोई भी नहीं, परिवार के लोगों की सहमति से ये फैसला हुआ। नहीं, कहते हैं एक लाइन में, फिर आप जवाब दे। कहते हैं कि प्रत्याशिता को लेकर के परिवार में झगड़ा शुरू हो गया, धर्मेंद्र और तेज प्रताप के बीच में विवाद खड़ा हो गया। शिवपाल तो रूठे रूठे चल ही रहे थे, स्थितियां बड़ी विषम होती चली जा रही थी। इसलिए अखिलेश ने ये सारे बवंडर को शांत करने के लिए डिंपल को आगे कर दिया, कहा ये जा रहा। अब आप बताइए क्या कहें। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं अपने नजरिए से और जो मार्केट में खबरें आती हैं उस नजरिए से कह रहे हैं, ये सच है। लेकिन ये सच है कि परिवार में चूंकि सर्वमान्य रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी को सबने नेता मान लिया है और एक दूसरे को, चूंकि सभी बराबर के कद के लोग हैं वहां पर, तो ये सही बात है कि एक दूसरे को परिवार में स्वीकार करना कठिन था। ये कारण भी रहा कि आदरणीय डिंपल यादव जी को सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी को एक को, बाकी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे नाम थे वहां पर, तो किसी भी एक को नाम लेने से दूसरा नाराज होता, दूसरे को लेते तो तीसरा नाराज हो रहा था। तो परिवार का ही यह फैसला हुआ कि हम सब इनके नाम पर सहमत हैं। इस वजह से आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी डिंपल यादव जी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, उनकी व्यक्तिगत मंशा नहीं थी, लेकिन चूंकि पारिवारिक सहमति और पार्टी की भी सहमति यही बनी कि ऐसा कोई मनमुटाव की स्थिति ना रहे, जो जिनको सर्वसम्मत से सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो डिंपल जी को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। और उसके बाद से सारे कार्यकर्ताओं में, परिवार में एक उत्साह और जोश है। इसके बाद नेताजी की विरासत को आदरणीय अखिलेश यादव जी के उस बात तो ये है कि आप जो मैनपुरी को छीनने का जो सपना देख रहे थे, तो अखिलेश ने ट्रम्प कार्ड चल करके आप लोगों को हतप्रभ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, इससे कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। हाँ, बताइए। कि एक तो परिवारवाद लोकतंत्र पर हावी, दूसरा नीतिगत कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए कोई चिंता नहीं, मैं और मेरा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, ना कोई नीति आधारित है। देखिए, पिछली बार माननीय मुलायम सिंह जी मात्र 94,000 वोटों से जीते थे। 4,24,000 उनको मिले थे, 5,24,000 उनको मिले थे, 4,30,000 शाक्य जी को मिले थे। तो आप, जब कि कांग्रेस का समर्थन था, टाइप था। आज स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जनता को और स्पष्ट हो गया कि अगर हमें परिवारवाद में, फांसीवाद में ही रहना है, तो इससे हमें छुटकारा चाहिए। क्योंकि अगर मुलायम सिंह जी ने वहां जमीन बनाई है मैनपुरी में, तो वहां से किसी अच्छे कार्यकर्ता को, किसी विद्वान व्यक्ति को भी आप ला सकते थे। केवल परिवार का ही व्यक्ति मिला, और बार बार जैसे नितिन जी ने कहा, वो बात सामने आ जाती कि परिवार का फैसला है, तो आप में कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, परिवार का फैसला है, परिवार खुश रहे। जैसा आपने कहा, नहीं, ये तो फैसला परिवार का हो सकता है कि अगर कोई घर में इतना बड़ा नेता है तो उसकी विरासत कौन संभालेगा। तो जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि परिवारवाद पर, तो मेरा तो ये कि जब मुलायम सिंह जैसे कदकाठी के व्यक्ति थे, तो परिवार के लोगों ने सोचा इसका भाई अब इसका तात्पर्य ये हो गया जी कि जो विचार करना था वहां पर, वो परिवार के बाहर विचार ही नहीं होना था। कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं, शख्सियत से कोई मतलब नहीं, नीति से कोई मतलब नहीं। अब परिवार में, वो तो आप जानते हो घर की लड़ाई में क्या होता है मैं थोड़ा सा टोक दूं। हाँ,
आप एक देख लिए कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो पहले पर कुशल अभी बोला गोकर्णनाथ की सीट अरविंद गिरी जी के निधन के बाद उनके पुत्र को स्वयं दे करके आए हैं हाँ। और इसके बाद इस तरीके अमन की गिरी चर्चा कर रहे हैं हाँ। तो मुझे लगता है तो पर उपदेश कुशल में उतरे जैसी ठीक बात बात, हो ठीक गई बात। कि आप पहले स्वयं पर तो दोनों की क्या वहां पर अरविंद गिरी के बाद दोनों स्थितियों में हाँ। अंतर है। हाँ बताइए जरा, बहुत अच्छी अंतर ये है कि आनंद गिरी जी पार्टी के ना अध्यक्ष हैं ना पार्टी के कंट्रोलिंग व्यक्ति हैं। वहां पर राजनीति वो करते थे, राजनीति के आधार पर उनको क्या क्या। यहां पर तो आप ही अध्यक्ष हो पार्टी के, आप ही सर्वे सर्वा हो, आप ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो। स्वाभाविक का मतलब ये होता है कि पिता का पुत्र उत्तराधिकारी होगा। वहां पर उत्तराधिकार के कारण नहीं दिया गया है। अरे आज किस लिए गुजरात दिया गया? अरे देखिए, अच्छा चलिए आज भारतीय गुजरात जनता पार्टी करे तो आदर्शवाद है नितिन और जी, दूसरा करे तो परिवारवाद है। ठीक है, मान लिया मैंने। नितिन जी, मैं बीच नहीं बोलता। आज गुजरात की लिस्ट आई, हमने कितने मंत्रियों को टिकट काट दिए। और वो तो गुजरात के पैसे वहां पर तो दूसरा मामला चल रहा। फिर अब पूरा मंत्रिमंडल अभी आपने 6 महीने पहले बदला था। उसको इशू लेंगे कि तो दूसरा डिस्कशन नहीं, होने अब लगेगा। आप ये अभी बात- यहाँ पर डिम्पल पे रहिए तो हम ज्यादा अच्छा डिम्पल है। पे एक बात कर रहे हैं हाँ। कि डिम्पल वाले में ये आपका प्रोरोगेटिव है, पार्टी का प्रोरोगेटिव है, वो किसको ठीक बात है, चुनाव लड़वावे, किसको टिकट दे। ठीक बात है। लेकिन आम जनता में जो भावना गई, जैसे ही न्यूज फ्लैश हुई, अरे यार वो तो होना ही था, वो तो 3 ही 4 5 लोगों को अपना डाइनिंग टेबल में संसदीय समिति की बैठक हो जाया करेगी। चलिए हो गया। एक सवाल नितिन जी है कि ये भी कहा जा रहा है कि डिम्पल को इसलिए टिकट दिया गया कि अखिलेश बहुत समय से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहते थे, कोई सुरक्षित सीट मिल नहीं रही थी, बीच में राज्यसभा की भेजने की बात आई तो उसमें जयंत चौधरी कूद पड़े तो वो चली गई सीट वहां पर। तो इस तरीके से अब उन्होंने ये देखा कि मैनपुरी से ज्यादा कोई सुरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि कन्नौज में ठीक है 2014 में जीते तो 2019 में हार भी गए, एक बार निर्विरोध हुआ, उनकी परिस्थितियां ही दूसरी थी, फिरोजाबाद जीत नहीं पाई थी। ऐसी स्थिति में एक सुरक्षित सीट के रूप में डिम्पल को स्थान दिया गया ताकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बनाना चाहते तो कौन रोक सकता था। हाँ। तो पार्टी के नेता हैं और पहले भी राज्यसभा भेज सकते थे। लेकिन बहुत सारे options जयंत थे। चौधरी आ गए, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे मौके उधर आजम खां से कपिल आ गए। भाई आप ये भी तो देखिए जरा। परिस्थितियां ऐसी कुछ नहीं है और वो हकदार हैं इसके लिए जी। कि एक आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं और पहले भी पार्टी का बहुत मजबूती के साथ उन्होंने सदन में पक्ष रखा है। एक पार्लियामेंट मेंबर रह चुकी हैं 2 बार, तो उनका कद है इस लायक और उनको जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं की डिमांड है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है। सुरक्षित सीट तो मिल गई। अब सुरक्षित क्या होता है? ये तो हाँ। ऐसे बहुत सारी सुरक्षित क्यों? आजमगढ़ कमजोर सीट थी क्या? तो आजमगढ़ भी बहुत अच्छी थी। तो क्या आप लेकिन इस समय- सशंकित है क्या मैनपुरी से इस बार? नहीं, क्यों हम सशंकित होंगे? जब आप कहेंगे आजमगढ़ भी था, रामपुर भी था, तो इसके मतलब है हम जब कह रहे हैं डिम्पल जी सुरक्षित को है। लड़ाने की बात जो है, डिम्पल जी को लड़ाया जा सकता था। ये मौका ऐसा है उत्तराधिकार का। देखिए जैसा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी साथी ने कहा कि नेताजी का स्वाभाविक उत्तराधिकार, तो स्वाभाविक उत्तराधिकार ये सच है कि आदरणीय ठीक बात। अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई उत्तराधिकारी नहीं ठीक है। बात है। अब अखिलेश जी को स्वयं वहां लड़ने की बात भी आई, तो चूंकि ये तय हुआ कि अभी अगर लड़ना ही था, लोकसभा में रहना था, तो आजमगढ़ क्यों छोड़ते? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हम करते हैं मजबूती से और हम आगे भी जनता की ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, नेता विरोधी दल के रूप में हम काम कर रहे हैं। इस वजह से डिम्पल जी का उनके उत्तराधिकारी के रूप में डिम्पल जी हो सकती है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मैनपुरी सीट की, जहां से डिम्पल को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि इसके कई मायने भी लग रहे हैं। अब हम चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के धर्मप्रकाश जी से। धर्मप्रकाश जी, क्या इफेक्ट अब पड़ेगा बीजेपी पर? और बीजेपी ने जो प्लान बना रखा था कि मैनपुरी भी हम छीन लेंगे, आजमगढ़ भी छीन चुके हैं, रामपुर भी छीन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका लग गया आपको? कहीं कतई नहीं। हाँ, हम बिल्कुल अपनी योजना के अनुसार जो राजनीतिक हमारी
स्ट्रेटजी है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने मैनपुरी में हम लूजर होते थे, हम इस स्थिति में तो आ गए कि केवल हम ही जमानत बचा पाए और कोई बचा नहीं पाए और नेक टू नेक फाइट दी। डिंपल जी का कद मुलायम सिंह जी का कद नहीं है, और कभी कभी कोई बड़ी अच्छाई होती है, हमारी दृष्टि में वो अच्छाई होती है, लेकिन आम तौर पर जनता उसको ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि ये ड्रॉबैक तो है कि वो अखिलेश जी की पत्नी है। ये ड्रॉबैक है, इसको आप प्लस पॉइंट नहीं गिन सकते हैं। तो इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी ये बराबर कहती है कि भाई घर ही में चलाना है आपको पार्टी, घर में ही चलाना है संसद, घर में ही चलानी विधानसभा। देखिए सुरक्षित सीट की बात ये थी, अखिलेश जी इसलिए नहीं लड़ सकते थे कि अगर खुदा न खास्ता गड़बड़ हो जाती तो मतलब स्थिति बहुत खराब हो जाती। तो अभी तो स्थिति को बनाए रखना, भाई ये बनाना भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनका अपने स्तर पर बड़ा जो फैसला हो, लेकिन जनता ने इसकी सराहना नहीं की है। लेकिन अब तो आपको अपने प्रत्याशी पर भी जो आपने सोच रखा होगा उस पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। पार्टी को हर क्षण परिवर्तनशील है और हर क्षण की परिस्थिति के हिसाब से विचार होता है, ये जरूर विचार करेंगे। और निश्चित रूप से ये मान करके चला जाए कि अब आपके लिए वो सहज मार्ग नहीं रह गया है मैनपुरी। नहीं, ऐसा नहीं मान हाँ, सकते। चलिए। जब मुलायम सिंह को हमने फाइट दे दी, लेकिन क्या 1996 से लगातार मुलायम सिंह वहां से भाई आप ये देखिए कि और अगर वो नहीं वहां से जीते तो उन्होंने तेज प्रताप को जिता दिया, धर्मेंद्र को किसी को भी जिता दिया। एक उन्होंने 60% वोट सिक्योर किया करते थे मैनपुरी से, हाँ। 40 में बाकी सब हुआ करते थे। स्थिति कहां ला दी हमने कि अगर कांग्रेस का परंपरागत वोट वहां से 60,000 हटा दिया जाए तो आप 34,000 पे खड़े थे केवल लीड पे। ठीक तो हम ये भी स्थिति भी तो है। चलिए एक नितिन, 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल का जवाब ये, धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, और सही बात भी बढ़ तो रहा ही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपके शिवपाल जी क्या करेंगे, क्योंकि वो जो अभी उन्नाव में भाषण दे गए हैं या जो अपना विचार व्यक्त कर गए हैं, उसमें एक तो उन्होंने गोलमाल ने कह देते नहीं भाई डिंपल हो गई है, हम स्वागत करते हैं उनका, ये तो अच्छी बात है, हमारे परिवार की बहू है, और ये भी माना जा रहा था। देखिए एक बात और भी मैं इसी जगह बात कर रहा हूँ, ये भी कहा जा रहा कि डिंपल को इसलिए भी लाया गया कि शिवपाल अपनी बहू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो इस बात की संभावना प्रबल हो गई थी कि अगर और कोई कैंडिडेट आता तो शायद शिवपाल चुनाव में भी कूद पड़ते, लेकिन अब चूंकि बहू आ गई है इसलिए वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए। 2 बातें बताइए। नहीं, शिवपाल जी यादव तो उनका पूरा आशीर्वाद डिंपल जी के साथ है, पारिवारिक एकता पूरे, मैंने तो 1 माह तक लगातार जब से नेताजी मेदांता में भर्ती हुए तब से लेकर के और अंतिम क्रियाक्रम से लेकर के हरिद्वार और इलाहाबाद तक सब मैंने साक्षी रहा। तो फिर गोरखपुर में क्यों ऐसा भाषण दे आए, वो चापलूसों दिख रहे हैं? वो मेरे संज्ञान में नहीं, मैंने उस पर ध्यान दिया है कि, लेकिन ये सच है कि डिंपल यादव जी के प्रत्याशी होते ही आदरणीय शिवपाल यादव जी का पूरा आशीर्वाद है, और अगर आशीर्वाद था तो उन्नाव में उन्हें स्वागत करना चाहिए था, तो हमको कुछ पता ही नहीं है, और अब 2-4 रोज बाद आपको लखनऊ में बताएं, क्या मतलब है इसका? देखिए नेता है, फैसला दोपहर के बाद हुआ है, अगर नहीं उस समय हो गया था, फैसला हो गया था निश्चित रूप से, तो उनके संज्ञान में नहीं आया होगा तो नहीं उन्होंने कोई टिप्पणी की। ये तो अब चूंकि एक राजनीति करते हैं, उनके ये बात पार्टी है। नितिन जी ये तो बात बड़ी अच्छी सी है कि अगर टिप्पल का नाम आ गया तो आ गया, तो उसमें फिर सोचना विचारना क्या होता, उनको खुल के स्वागत करना चाहिए था। देखिए शिवपाल जी एक दल के नेता है, उनकी अपनी एक पार्टी है, अभी उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये टिप्पणी चूंकि परिवार की और आदरणीय अखिलेश जी उनके लेवल की बात है, इस पर फैसला खुद ही परिवार के अंदर का। ये मुझे पता है कि वो इस चुनाव में डिंपल जी को आशीर्वाद देंगे, उस चुनाव को पूरी तरीके से वहां रहकर अच्छा, इतना तो आप मानते हैं कि बहू के खिलाफ नहीं आएंगे शिवपाल, ये तो आप मानते ही हैं जो रणनीति है अखिलेश की? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। रणनीति वाली बात नहीं है, ये परस्पर उनकी सहमति से फैसले हुए हैं भाई। ये चीज उनके घर की जब मीटिंग हुई है उस पर तय हुआ था कि बाकी और नामों पर तो एक दूसरे को लेकर के कसी थी, लेकिन डिंपल जी के नाम पर किसी का कोई विवाद नहीं था, जिस कारण से फैसला लेना पड़ा है, तो उस पर उनकी सहमति। जब बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा मैनपुरी में, उसको देखते हुए आप
इस बात पर मुझे जरूर कुछ कहना है। अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पहले 60% हुआ करते थे, बाकी 40% में अन्य लोग होते थे, बीजेपी नहीं। आपने ये कहा कि कांग्रेस चूंकि वहां नहीं लड़ी, जिसकी वजह से हमारी लीड 90,000 वोटों से थी, वरना 60,000 वोट कांग्रेस को मिल जाता। तो मेरा यहाँ उल्टा कहना है, अगर कांग्रेस वहां लड़ी होती तो हमारी लीड हो सकता है और बढ़ जाती, क्योंकि ये ना कि जो कांग्रेस का वोट था, वो कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया। कांग्रेस का जो स्वाभाविक वोट था, जिसको अपर क्लास हिंदू कहते, कांग्रेस के 3 परंपरागत वोट हुआ करते थे। अपर क्लास हिंदू जिसको कहते हैं, दलित और मुसलमान। दलित आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ कन्वर्ट हुआ। अपर क्लास हिंदू जो था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा, और मुसलमानों का जो वोट था वो ये समय समय परिस्थितियों जो भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ रहा है उसकी तरफ बढ़ता रहा अलग अलग सीटों पर। तो कांग्रेस के पास सिर्फ जो बचा कुचा वोट था वो सिर्फ अपर क्लास हिंदू वोट बचा था, और वो वोट स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट नहीं होता था। और कांग्रेस के न लड़ने से बल्कि कई सीटों पर हमारा नुकसान हुआ, और जो वोट कांग्रेस को जाता था वो भारतीय जनता पार्टी को गया। इसकी वजह से हमारा कई सीटों पर नुकसान हुआ है। कांग्रेस लड़ती तो हमारी लीड और बढ़ती। मेरा इस पर ये कहना है। उन्हें आपका सीधा सीधा ये कहना है कि अब जो है कांग्रेस जो है अपना वोट जो है बीजेपी को दे रही है, जो कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक मैंने कहा रहा ही नहीं। अब नहीं जो भी आप कह रहे हैं ना कि अपर जो कास्ट का कांग्रेस को वोट है, वोट होता था, वो कांग्रेस के पास अब कहां बचा। आज आप 90% भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, वही तो है जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो कांग्रेस थी वही बात बीजेपी। अगर कांग्रेस चेहरा देख लीजिए, आप देख लीजिए। तो कांग्रेस तो वही है जो लगातार बीजेपी का विरोध करती है, बल्कि आपको भी कटघरे में खड़ा करती है। निश्चित रूप से मैं वर्मा जी वही कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी बची है मात्र। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो पार्टी बची, अध्यक्ष बचे, राहुल सिंह जी के बाहर के लोग बचे, लेकिन जो वोटर होता है, सपोर्टर होता है, वो एक विचारधारा का सपोर्टर वोटर होता है। आज क्या आप वो दिन भी भूल गए कि एक दौर ये भी था कि जो आज आरएसएस मदर संगठन है वो कितनी बार कांग्रेस को समर्थन दे चुका है, और कांग्रेस की सरकार में। और आज भी, कल भी एक बयान आया नितिन गडकरी जी का, जिसने कांग्रेस की तारीफ की कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और कांग्रेस को ताकत मिलनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो एक अंदर एक ये भी चर्चा चालू हो गई है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी एक विचार और कैडर की पार्टी हुआ करती थी, जहां व्यक्ति नहीं बड़ा होता था, संगठन बड़ा होता था और विचार बड़े होते थे। लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि 2 व्यक्ति संगठन और विचार से बहुत बड़े हो गए। आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात कहने के लिए उन 2 व्यक्तियों की तरफ देखना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अंदर खाने एक विचार और एक चल रहा है, और इसका लाभ भी आप क्या समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। मैनपुरी का चुनाव ये भी दिखाई पड़ेगा आपको कि जो ये 2 व्यक्तियों की पार्टी होती जा रही है। हमारे साथी बार बार कह रहे परिवार की पार्टी, यहाँ परिवार की पार्टी तो नेताजी ने अपने विचारधारा पैदा की थी, स्वयं बनाई थी, लेकिन जो विचार से पार्टी बनी थी, वो विचार से पार्टी खत्म होते होते कहां 2 व्यक्तियों की पार्टी। आज ये भारतीय जनता पार्टी हम 2 और हमारे 2 की पार्टी रह गई है। एक बात कमेंट करेंगे इस पर, कितनी मतलब बात की। देखिए आपके पास कांग्रेस का वोट चला गया, ये तो आप मानते ही नहीं। वोट जाना एक अलग बात है, हमारी विचारधारा से लोग प्रभावित हुए। 2 आदमी जा रहा ना कांग्रेस का वोट तो आप नहीं। आप देखिए 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की स्थिति अलग थी, ठीक। और जो 2021 में चुनाव हुए, इन 3 साल में इतना पानी बह गया कि इतनी भारी मात्रा में कांग्रेस की जमानतें जब्त नहीं हुई थी। 14 में तो नहीं हुई थी। 14 में कानपुर में सब कुछ होने के बाद भी, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, मोदी जी की लहर होने के बाद भी श्री प्रकाश जायसवाल का 50,000 वोट बढ़ा था। ठीक है ना, बात ये सही है। तो कांग्रेस जो 2019 में थी, तो कांग्रेस का कुछ न कुछ प्रभाव था, वो नेताजी को मिला था, उसका फायदा। आज कांग्रेस खत्म हो गई, आज कोई फायदा नहीं। बस इस चीज का है कि 2 आदमी 3 आदमी, आज भी हम नीति आधारित बात करते हैं। अगर गडकरी जी ने कहा तो आप सोचिए उनका दिल कितना बड़ा है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अरे भाई आप मजबूत हो गए। एक कहावत है कि मूर्ख दोस्त से दुश्मन अच्छा, पढ़ा लिखा गुणवान। हम ये चाहते हैं।
आप आइए तो, खुले दिल से आइए तो। रीजनल सोच से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन कभी बना रहे हैं, कभी कोई बना रहे हैं। अरे भाई मायावती जी ने किया, केवल जाति पर किया। आज मायावती जी किस स्तर पर आ गई? आज क्या स्तर है उनका? आज किसी को जबकि अब तो आ रही है मुसलमान और दलितों का बिल्कुल देखिए, मुसलमान करके और सपा पर हमला बोलते हुए, सपा पे खूब हमला बोल रही है और आ रही है तेजी के साथ में निकाय चुनाव में दिखाएंगे। बोले साहब, अभी गुजरात का एक सर्वे आया जिसमें यह आया कि 14% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रभावित है। कहा हमको 1% की स्थिति रहती थी, 2% की स्थिति रहती थी। आज हम आए तो कहीं ना कहीं हम तो समावेशी राजनीति कर रहे हैं। हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमारे साथ लोग आ रहे हैं। हम किसी का चरित्र हनन नहीं करते। अब रही बात शिवपाल जी की, पहले तो शिवपाल जी खुद में दिग्भ्रमित हैं कि वो बसपा चलावेंगे कि सपा चलावेंगे। उनको खुद ही नहीं मालूम, या तो उनको ही मालूम है कि बसपा की कोई ताकत नहीं है और उनको सपा का सहारा चाहिए, इसलिए बार बार सरेंडर कर देते हैं। मतलब कहां से चलते हैं और एक सीट पे समझौता कर लेते हैं। तो मुझे तो शिवपाल जी का इतना जरूर लगता है कि शिवपाल जी अल्टीमेटली अंदर खाने हो चाहे बाहर खाने हो, डिंपल जी को हराने का काम करेंगे निश्चित है, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और इसलिए भी आपको लगता होगा कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र इसी मैनपुरी में भी आता है और जहां से शिवपाल विधायक है और अच्छे खासे वोटों से विधायक है। एक बात मुझे और कोई नहीं, हाँ, कि डिंपल जी का 2 बार राज्यसभा के लिए जैसे नाम आया, हाँ, एक बार जयंत चौधरी का अड़ंगा लग गया, कपिल सिब्बल का अड़ंगा लग गया। इसका मतलब जो वर्तमान नेतृत्व है अदर देन परिवार, वो डिंपल जी को नहीं चाहता, वरना वो डिंपल जी के साथ खड़ा हो जाता। नहीं, क्या खड़ा होता उसमें? क्या खड़ा होता? जब आपने राज्यसभा से दल से समझौता किया है तो आप उनको तो, अरे भाई एक जगह समझौता किया, 2 जगह सब जगह समझौता कर रहे हो आप। इसका मतलब ये कि आपका अपना बेस नहीं है, आप जो कुछ समझौता के आधार पर हो। ठीक बात है। उस समय भी आप तो फिर कह देते कि परिवारवाद को ले आए, तब तो आप ये बात फिर उस समय कह देते। आपका दिमाग तो परिवारवाद में चल ही रहा है, तो वो तो बात शाश्वत है। त्याग करके दिखाओ ना कुछ। नितिन जी, आपने सुना धर्म प्रकाश जी क्या कह रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि शिवपाल के लिए कि शिवपाल हराने का काम करेंगे, इनका पूरा दावा है। तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ लगता है इनको। और क्या आपको लगता है, अच्छा मान लीजिए एक बार शिवपाल इस बात पे उतर भी आमे और अंदर खाने करें, क्या इतना वो अपनी शख्सियत दिखा पाएंगे कि डिंपल हार जाए चुनाव? देखिए वर्मा जी, शिवपाल जी पर मैंने कई बार अभी भी कहा था, मैं उन पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और पहली चीज आपने कहा मान लीजिए, तो मैं गलत बात और खराब बात को मानूं भी क्यों? अच्छी बात हो तो मान भी ली जाए। तो इसलिए गलत बात पर और खराब बात पर कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जैसा कि हमारे धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं कि आपका दिमाग सिर्फ परिवारवाद से, हम ये पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचार के पोषक आदरणीय नेताजी ने 1992 में पार्टी बनाई और जनता ने उनको स्वीकार करके उत्तर प्रदेश में 3 बार वो सरकार बनाए। चौथी बार आदरणीय नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, खुद रक्षा मंत्री बने और आज पार्टी को बहुत अच्छे से चला करके 111 विधायक ले करके आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल के रूप में उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया जनता की, कि कहते हैं तवा की रोटी उलटती पलटनी चाहिए। 10 साल को बड़ा गैप नहीं, एक मौका दिया, दूसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। क्या आपके हिसाब से आदरणीय अखिलेश यादव जी को रिजाइन करके और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने चला जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल राजनीति करनी है तो क्या करना चाहिए? हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के रूप में हमें पार्टी चला रहे हैं। परिवार मत चलाइए। क्या परिवार? परिवार को पार्टी से जोड़िए। जनता एक्सेप्ट करे, लोकतंत्र में परिवार क्या होता है? जनता का एक्सेप्ट, नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे। कुछ जनता चुन करके जिसको भेज रही है, बाकायदा पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से 10 दिसंबर को सामने आ जाए। सम्मेलनों में अध्यक्ष का चुनाव होता है। आपके यहाँ तो पता ही नहीं चलता नड्डा जी कब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कैसे चुनाव। आप जिन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वो सब लोग जनता के बीच में 900 डेलीगेट लेकर के कोई चुनाव करा रहा है, 2 नामांकन
नामांकन हो रहा है, बाकायदा वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोगों ने पिछले महीने सितंबर में प्रदेश का सम्मेलन किया, राष्ट्रीय सम्मेलन किया, और बाकायदा जनता के बीच में हजारों की भीड़ में हाथ उठवा करके वोटिंग हुई, जो आवेदन आए उन पर विचार किया गया। तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका, जनता स्वीकार करती है, हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि हमको राजनीतिक रूप से संन्यास लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे करके हमें हिमालय की कंदराओं में जाकर नहीं, बिल्कुल वॉक ओवर नहीं देना चाहिए। हमारे तो गडकरी जी कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो बार बार आप विकास की बात लेकिन धर्मप्रकाश जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। परिवार के नाम पर घेरने के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। सुन नहीं पा रहा हूँ, हाँ क्या कह रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही कि नितिन गडकरी कह रहे हैं। नितिन गडकरी तो बेचारे इसलिए भी कह रहे हैं, आपने उनको चुनाव समिति से हटा दिया, आपने उनको संसदीय समिति से बाहर कर दिया। केवल यही तो किया था कि एक आध बार वो बेचारे भूल गए कि नहीं, मुझे नेहरू जी के भाषण बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कांग्रेस लेकिन आज भी वो हमारे शीर्ष नेताओं में, और तो आपके आला कमान ने उनको बाहर कर दिया। तो इसके बाद भी उन्होंने कई बार अपनी टीस मैंने अपना निकाली और वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आज भी कह दिया। अब पता नहीं ज्यादा ये कहने लगेंगे कल ही नहीं, कल ही एक इंटरव्यू आ रहा था गडकरी जी को जी का, जिसमें एंकर ने ये पूछा, मुझे चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, शायद एनडीटीवी तो नहीं, उसमें चल कि साहब आपको तो आज भी भारतीय जनता पार्टी में संकट मोचक माना जाता है कि जिस चीज का कोई समाधान किसी के पास नहीं है, बोले गडकरी जी के पास समाधान है। तो उनकी एक इमेज है, हम हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व में है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी पार्टी में तो इमेज है, लेकिन सरकार में कोई इमेज नहीं समझ है। क्यों नहीं? पार्टी उनका हमारे दो की पार्टी हो गई। नहीं, उनका तो सबसे पार्टी के अंदर क्यों उनका कद लगातार घटाया जाए? कहाँ घटाया जा रहा है? नहीं रखा गया, क्यों संसदीय समिति भाई सबको संसदीय समिति में रख लिया जाए क्या? क्यों नहीं रखा भाई गया? सबको संसदीय समिति में रख लिया जाए। बिलो स्टेटस लोग हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। आप एक तरफ हम तो नीचे कार्यकर्ताओं को ऊपर बढ़ाते, इसमें तकलीफ क्या है? वाह भाई, बहुत अच्छा। इसमें क्या तकलीफ है? चलिए, क्या आप मुगलों वाला काम मत कीजिए कि जब तक बादशाह का सर न काट दिया जाए नया बादशाह नहीं बन सकता, ये मत कीजिए। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 2024 में नया प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर आएगा ही, कुछ ना कुछ नया नाम दे दीजिए। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? 2024 में नया चेहरा आएगा धर्मप्रकाश जी? भाई ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा, हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा 75 वर्ष वाला, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है। नहीं, ये तो सही है। नहीं तो क्या आप इसमें भी विचार भारतीय जनता पार्टी या अंदरूनी आप लोग सब लोग चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं, लेकिन हालांकि वो 75 वर्ष के उस समय तक होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो नया चेहरा होगा, तो हम मान के चले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा। ऐसा है कि मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है जी कि उनमें खुद को बनाने के अलावा दूसरे को बना देने का दम भी है, बहुत बड़ा दम है मोदी जी के दिमाग का। भाई मैं भी बहुत दिन से राजनीति में हूं, लेकिन जिस त्वरित गति से वो काम करते हैं, एक के बाद एक, और सोच, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, मैं एक असंतोष जरूर पालता हूं ताकि टारगेट फिक्स कर। जो मोदी जी की जो सोच है या जो उनका काम करने का तरीका है, और जो दूसरों को भी नेता बना सकते हैं, किंग मेकर है, ऐसा कोई नेता और आपके बीजेपी में कौन हो सकता है? हो सकते, कौन है? अरे तमाम लोग हैं। हाँ, जैसे अरे भाई हमारे यहाँ हम तो नितिन गडकरी का ही नाम ले लेंगे। हाँ, हमारे नितिन गडकरी इस तरीके के, मनोज सिन्हा जी को भी हम मानते हैं, लेकिन मनोज सिन्हा जी चूंकि राज्यपाल है इसलिए उनकी इसमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। अरे भाई देखिए अर्जुन मेघवाल हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये लोग अपने विचार दे करके अपना काम करते हैं। ठीक बात है। चलिए, ये बात में एक प्रश्न यहाँ कर लेता हूँ, जैसा बार बार आ रही है कि क्या आडवाणी जी में कोई कमी थी क्या? वो विचारवान नहीं थे क्या? आप भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों मैंने एक शब्द कहा, असंतोष को इस स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। राजा स्वयं वानप्रस्थ ले ले, वो बहुत बढ़िया बात होती है कि बजाय युवराज उसका गला काटे। लाल कृष्ण आडवाणी
मुरली मनोहर जोशी, ये सब कुछ कैडर के आदमी दधीच हैं कि जिन्होंने अपनी हड्डियां भी दे दी कि आप बच्चे बनाओ और लड़ो। अगर अडवाणी संन्यास पे भेज दिया नहीं, संन्यास भेजने का क्या मतलब है? और क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी कि हम सबको, भाई ये हम नए युवक को कहां से लावे, पुरानों को सबको किसी को छोड़े ना, तो नए को कहां से लावे? ठीक बात है, नया आएगा ना तो कोई जाएगा। चलिए अब आखिरी में एक सवाल नितिन जी, अब जो डिम्पल की प्रत्याशिता घोषित हो गई है, उससे क्या पार्टी में और उनके परिवार में एक नई ऊर्जा आ गई है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या जो अखिलेश के सामने इस समय चुनौतियां हैं परिवार को एका रखने की, अपने वोट बैंक को मजबूत रखने की और माइनॉरिटीज का विश्वास बनाए रखने की, क्या उसमें मदद मिलेगी? निश्चित रूप से डिम्पल जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। और देखिए पूरी पार्टी, परिवार एक अलग चीज है, पार्टी है, और परिवार के लोग भी कुछ जो अलग अलग क्षेत्रों में राजनीति करते हैं। देखिए वहाँ परिवार 2 तरीके का, एक परिवार है जो राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता है, वहाँ उनके परिवार के रिश्ते हैं जो सबके परिवार में होते हैं, जो कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में, भेजिए में जिस तरीके सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, और उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने जिनके राजनीतिक क्षेत्र है, वो एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी ताकत से अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और उनको उनके हक मिलने की जब बारी आती है तो पार्टी समय समय पर उनको देती है। वो अलग बात है कि नेताजी के परिवार से हैं, लेकिन परिवार से हट करके भी, जैसा कि अभी हमारे धर्म प्रकाश जी कह रहे थे गोला गोकर्ण के संदर्भ में, ऐसे सभी दलों में कार्यकर्ता होते हैं, उनका अपना अधिकार होता है, इसमें कोई अपराध थोड़ी ना होता किसी परिवार में, आपको लगता है कि एक नई स्फूर्ति मिल जाएगी? निश्चित रूप से। चलिए मैं आपके सामने, चलिए धर्मप्रकाश जी, अब आप किस रूप में देखते हैं आपके कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जनता में संदेश अच्छा नहीं गया है। आप ये निश्चित रूप से मानिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए डिम्पल जी की जीत जो है वो बिल्कुल सशंकित है, और वो हारने की कगार पे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस पर आघात लगा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से परेशानी में जूझ रही है, उसके सामने धर्म संकट है कि हम किसको कैंडिडेट बनावें। और वो ये मैं आज खुलासा कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो एक कूटनीति होती है कि वो परिवार के अंदर ही कैंडिडेट तलाशने की लगातार कोशिश कर रही थी, और आज भी अपना उनका प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल क्षेत्रीय स्तर पर कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आज भी वो कहीं अपर्णा यादव और कहीं पार्टी पर डोरे डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि ये चलिए नेताजी के बाद का पहला चुनाव है, और ये सहानुभूति लहर का एक बहुत जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है, और आदरणीय डिम्पल यादव जीत सुनिश्चित है, और रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड मतों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपको, धर्मप्रकाश जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आज आपने विवेचन किया जो मैनपुरी की सियासत, डिम्पल की वापसी, और उसके बाद सपा का भविष्य, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा में नया चिंतन। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।